हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फिजिक्स एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, DSSS हो, HSSC का एग्ज़ाम हो। जैसे HSSC में ग्रुप 14 में एक इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी की पोस्ट है और 70% फिजिक्स का सिलेबस है उसमें, यानी फिजिक्स ही आपका सिलेक्शन करवाएगी। तो इस वीडियो में जाहिर सी बात है, आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका साइंस बैकग्राउंड होगा, आप ग्रेजुएशन हो गया आपकी फ़िज़िक्स से। तो इस वीडियो में हम करेंगे MCQ क्वेश्चन ऑफ फिज़िक्स जो इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आप रिवीजन के तौर पे ले सकते हो, तो ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। यानी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसमें कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज होती है? अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव या मिलीमीटर वेव। तो दोस्तों इसमें यूज होती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या है? एक लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ये एक टावर है, एक टावर ये है, ये सेंटर टावर है यानी जो सिग्नल भेजता है, ये रिसीवर है यानी जो सिग्नल को रिसीव करता है। तो ये दोनों क्या है, एक लाइन में होने चाहिए, यानी एक लाइन में होंगे तभी सिग्नल का आदान प्रदान होगा, यानी कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा। तो माइक्रोवेव में ऐसा होता है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव यूज होती है। और जो इंफ्रारेड है, देखो आपका टीवी का रिमोट कंट्रोल है, AC का रिमोट है, तो उसमें क्या होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन यूज होती है। इंफ्रारेड क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है। जैसे मान लो आप टीवी का रिमोट है, उसके आगे हाथ अड़ा के काम करने की कोशिश करोगे तो वो रिमोट काम नहीं करेगा, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होती है, कोई भी ऑब्स्टेकल है, दीवार है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें से पास नहीं होती। ये सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या है इसमें, माइक्रोवेव। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, सोलर सेल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो दोस्तों आपने फोटोवोल्टिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक और फोटोवोल्टिक में माइनर सा डिफरेंस है। जो सोलर सेल होते हैं वो फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे काम करते हैं, यानी फोटो का मतलब है लाइट। जो लाइट होती है हमारी वो फोटोन की फॉर्म में होती है, यानी पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं जिसको हम फोटोन बोलते हैं। यानी फोटोन से यानी लाइट एनर्जी को वोल्टेज में बदल दे, उस इफेक्ट पे काम करते हैं हमारे सोलर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मटेरियल फॉर रेन प्रूफ कोट, यानी जो रेन प्रूफ कोट होते हैं हमारे, उसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है और कौन सी प्रॉपर्टी के कारण वो ऐसा कर पाते हैं? तो दोस्तों सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ आपको, कि किसी भी लिक्विड की जो टेंडेंसी होती है सबसे कम मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करने की। यानी कोई भी जब कोट पर बारिश की बूंद पड़ेगी तो वो क्या होगी, उस पर रुक नहीं पाएगी, वो स्लिप हो जाएगी। तो वो सरफेस टेंशन की वजह से होगा, जो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। तो इसका आंसर आएगा सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी से मतलब है गाढ़ापन, आप ऐसे समझ सकते हो। एक्सरे रीजन लाई बिटवीन, यानी एक्सरे होती है हमारी जो, वो किस दो उसमें लाई करती है? तो मैं आपको बता दूंगा कि इसकी शॉर्ट ट्रिक है RMIVUXG, ठीक है। यानी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। तो देखो R से G की तरफ जाएंगे यानी गामा। आप ऐसे याद रखो, गाँव होते हैं ना हमारे जो, उसमें मैक्सिमम एनर्जी होती है, यानी युवा होते हैं उसमें मैक्सिमम एनर्जी होती है। एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब है वेवलेंथ कम, यानी गामा की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो जो हमारा एक्सरेज है वो किस में लाई करता है, अल्ट्रावायलेट और गामा के बीच में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखो, गामा रेज एंड अल्ट्रावायलेट रीजन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, गामाज एंड अल्ट्रावायलेट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये।
फिफ्थ क्वेश्चन है, ए स्टार अपीयर ट्विंकलिंग इन द स्काई बिकॉज ऑफ। कोई भी तारा आसमान में वो टिमटिमाता हुआ क्यों नज़र आता है हमें? तो दोस्तों आपको बता दूं, कोई भी तारा है वो टिमटिमाता नहीं है, लेकिन सिर्फ हमें अपीयर होता है ऐसा, हमें ऐसा लगता है कि वो टिमटिमा रहा है। तो ऐसा किस वजह से होता है, किस फेनोमेना की वजह से होता है? वो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि एक स्टार से जब लाइट आती है तो एटमॉस्फेयर की काफ़ी लेयर होती है, उसमें किसी में कोई किसी की डेंसिटी ज़्यादा है, किसी की डेंसिटी कम है, कहीं पे कोई प्रेशर लगता है। तो जो एक स्टार से जो लाइट आ रही है हमारी पृथ्वी पे, तो इसको डिफरेंट फेज से गुजरना पड़ता है। तो इस कारण से क्या होता है, ये स्टार हमें टिमटिमाता हुआ नज़र आता है। तो ये फेनोमेना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आगे देखो, व्हेन टू आइस क्यूब आर प्रेस्ड टुगेदर दे ज्वाइन टू फॉर्म वन क्यूब। यानी आप कोई भी बर्फ़ के दो टुकड़े लोगे, उनको आपस में मिला के प्रेस करोगे तो वो जुड़ जाएंगे। तो ऐसा किस वजह से होता है? देखो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर बता देता हूँ। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो ये कोई भी आइस के दो क्यूब है, हमने जब इनको प्रेस किया, क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट कम होने से जो ये पास वाली बर्फ़ है ये पिघल जाएगी और पानी बन जाएगा, और फिर वो पानी फ्रीज हो जाएगा, तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। इस वजह से क्या होता है, कोई भी आइस क्यूब है प्रेस करने से वो जुड़ जाते हैं। ठीक है। माइक्रोफोन इज ए डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म द। देखो जो माइक्रोफोन है, आप कोई भी माइक में बोलते हैं तो क्या होता है, आप आवाज़ निकालते हैं, यानी जो साउंड है वो एक वायर के थ्रू जाता है, फिर स्पीकर से आवाज़ आती है। ठीक है। तो क्या होता है, साउंड को करंट सिग्नल में बदल देता है, यानी साउंड सिग्नल को करंट सिग्नल में बदल देता है माइक्रोफोन। आप ऐसे याद रखो, जैसे माइक्रोफोन में हम बोलते हैं ना, सबसे पहले तो साउंड आएगा, यानी साउंड को करंट में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलेगा। प्रेशर कुकर कुक फास्ट बिकॉज ऑफ। देखो ये क्वेश्चन तो हम चौथी पाँचवीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर वो देखो क्लोज होता है, उसमें बिल्कुल एयर टाइट होती है, तो वहाँ से एयर पास नहीं होती, उसका अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट है, जो भी सब्सटेंस है उसके अंदर वो कम हो जाता है, यानी उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, हाई टेम्परेचर अटेन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? हाई टेम्परेचर इज अटेन फॉर कुकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलोइडल सॉल्यूशन द लाइट विल। देखो अगर आपको मेरी स्पीड कम लग रही है तो आप स्पीड बढ़ा के भी सुन सकते हो, कोई ऐसी वो नहीं है। जब कोलोइडल सॉल्यूशन में से लाइट पास होती है तो लाइट क्या करती है, कौन सा फेनोमेना दिखाती है? तो आपको पता होगा, लाइट क्या कर लेती है, स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है। आपने कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ा होगा, कोई भी सॉल्यूशन है जब लाइट पास होती है तो वो स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। इफ डायमीटर ऑफ ए कैपिलरी इज डबल देन द राइज ऑफ वाटर इन इट विल बी। जब किसी भी कैपिलरी का डायमीटर डबल किया जाता है तो उसमें जो वाटर का लेवल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? क्वेश्चन का आंसर कॉमन सेंस से भी दे सकते हो, या फिर मैं इसका एक फार्मूला बताता हूँ जो फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। जो हाइट ऑफ द लिक्विड है, उसका फार्मूला क्या होता है, 2t cos थीटा डिवाइड में रो जी आर। ठीक है, रो जी आर। टी क्या है यहाँ पे, सरफेस टेंशन, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी क्या है, ग्रेविटी, आर क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ठीक है। तो इसमें देखो हाइट और रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेडियस को डबल करेंगे, डायमीटर डबल मतलब रेडियस डबल, तो हाइट क्या होगी, हाफ हो जाएगी हमारी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, हाफ। वाई द नीडल ऑफ आयरन स्विम ऑन वाटर सरफेस व्हेन इट इज केप्ट जेंटली।
जब हम पानी के सरफेस पे आराम से आयरन कील रखते हैं तो तैरने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो आप इसका जवाब दोगे, जो डेंसिटी होती है हमारी नीडल की वो लेस देन होती है वाटर। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की तैरने की कंडीशन होती है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा हुआ आपने कि कोई वस्तु तभी तैरेगी उस पर जब उसकी डेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू लिक्विड। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। द मास ऑफ ए स्टार इज 2 टाइम द मास ऑफ द सन, हाउ इट विल कम टू। देखो जब किसी भी स्टार का मास ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू सन, 3 टाइम 4 टाइम 7 टाइम, तो वो क्या होता है, उसका एंड हो जाता है, यानी वो कोलैप्स हो जाता है और न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए। रेन ड्रॉप fall from great height, which among the following statement is true regarding। जब किसी हाइट से रेन ड्रॉप फॉल होती है तो उस कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? तो आपने बताना था दे फॉल विद दैट अल्टीमेट वेलोसिटी विच आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ड्रॉपलेट। ठीक है, दे फॉल विद सेम अल्टीमेट वेलोसिटी। देखो जब हम किसी भी हाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट गिराते हैं तो जैसे जैसे वो पृथ्वी की तरफ आता है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है और वो मैक्सिमम होती है जब वो सरफेस से टकराती है, यानी सेम वेलोसिटी तो हो नहीं सकती इस केस में। तो वेलोसिटी शुरू में इंक्रीज होती है और दे फॉल विद डिफरेंट वेलोसिटी ऑन अर्थ। हाँ बिल्कुल डिफरेंट वेलोसिटी से होगा। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? सी। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक फोटोस्टेट मशीन वर्क। जो फोटोस्टेट मशीन होती है वो किस टेक्निक पे काम करती है? मैग्नेटिक इमेज मेकिंग, थर्मल इमेज मेकिंग, इलेक्ट्रोस्टैट इमेज मेकिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज मेकिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग। ठीक है, फोटोकॉपियर मशीन होती है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, यानी 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल आएगा? देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बार बार पूछा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की कमर्शियल यूनिट क्या है? तो वो होती है KWH। KWH यानी किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर इसकी कमर्शियल यूनिट होती है। किलोवाट आवर को हम उसमें कन्वर्ट करेंगे जूल में तो कैसे होगा? किलो का मतलब क्या होता है? 1000 यानी 10 की 3। हावर मतलब क्या होता है? 3660 गुणा 60 करेंगे कितना आएगा? 3600, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.6 गुणा 10 की 6। ठीक है, जूल। और 10 की 6 को क्या लिख सकते हैं? मेगा, यानी 3.6 मेगा जूल इसका राइट आंसर आएगा। 1 किलोवाट आवर को हम क्या बोल सकते हैं? एक यूनिट भी बोल सकते हैं। जैसे हमारा बिजली का बिल है आता है वो यूनिट में आता है कि आपने 20 यूनिट खर्च की, 50 की, तो वो 1 किलोवाट आवर को एक यूनिट बोला जाता है। देखो 16वां क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू बी लॉन्च इनटू स्पेस। जब हम स्पेस में कोई भी रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? देखो जब जैसे कोई भी रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसको एक मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ दे। तो वो अर्थ के लिए है 11.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये स्पीड होनी चाहिए तभी वो हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगा और कभी लौट के नहीं आएगा। ठीक है, और अगर मून की पूछा जाए, मून के केस में क्या होगा? मून के केस में हम इसका 1/6 कर देंगे, शायद 2.6 के अराउंड आएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है मून पे वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन वी सी ए रेनबो। जब हम रेनबो देखते हैं तो कौन सा कथन सही है? वी फेस सन एंड ए रेन ड्रॉप। देखो मैं आपको बता दूं, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा ये फेनोमिना, जो रेनबो है, इंद्रधनुष है, वो लगभग शाम के टाइम दिखता है, यानी ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, शाम के टाइम क्या होता है? सन इस साइड होता है।
ठीक है, ये सन है हमारा और हम यहाँ खड़े हैं, तो क्या होता है, जो रेनबो होता है हमें इस साइड दिखाई देता है, यानी अपोजिट टू सन। तो सन हमारे बिहाइंड में होगा तभी रेनबो शो होगा, और जो रेनबो हमें ईस्ट की साइड दिखाई देगा। आप देख लेना कभी भी बारिश के बाद। तो राइट आंसर बताओ आप, इसमें से क्या होगा? द सन रिमेन बिहाइंड अस एंड वी फेस रेन ड्रॉप। तो ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। हाउ मच कैलोरी ऑफ एनर्जी इज रिलीज बाय बॉइल्ड एग। तो देखो ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, एक बॉइल्ड एग में कितनी कैलोरी ऑफ एनर्जी होती है? तो इसका राइट आंसर है 77, ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इन ए प्रिज्म इज। देखो एक फेनोमिना है, कोई भी प्रिज्म है, जब कोई भी लाइट इस पे पड़ती है तो ये क्या हो जाती है? 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। वाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिलके बनी होती है, तो 7 कलर में ये भाग बंट जाती है, ठीक है। विबग्योर आपने सुना भी होगा। तो इस फेनोमिना को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का विक्षेपण। ए बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स ओवन। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो या प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हो, उसमें एक ही बात बोली है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो वाटर पे या फिर किसी भी लिक्विड में तब तैरेगा जब वो अपने वेट के इक्वल पानी को या वो लिक्विड को डिस्प्लेस कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? वेट। ये डेफिनेशन पे ही बेस है। सरफेस टेंशन इन ए लिक्विड इज ड्यू टू। जो सरफेस टेंशन होती है किसी भी लिक्विड की, फेनोमिना होता है, यानी कोई भी लिक्विड क्या करता है? मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करने की कोशिश करता है। तो ये किस वजह से होता है? तो ये होता है कोहेजिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल। कोहेजिव और अडहेजिव, ये दो टाइप के फोर्स होते हैं। कोहेजिव, देखो को का मतलब क्या होता है? सेम, यानी कोई भी लिक्विड है, एक वो है सब्सटेंस, उसके सेम मॉलिक्यूल के अंदर, यानी एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के में जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं? कोहेजिव। और डिफरेंट, जैसे हमने किसी भी बर्तन में वो डाल दिया, मान लो ये बर्तन है, इसमें पानी डाल दिया हमने, जो पानी के मॉलिक्यूल और इस बर्तन के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगेगी उसको अडहेजिव फोर्स बोलेंगे, ठीक है। और पानी पानी के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगेगी उसको क्या बोलेंगे? कोहेजिव। याद रखना, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए सर्कुलर प्लेट, ए क्यूब एंड ए स्फीयर, all made of same material and same mass, are heated to 300 degrees Celsius and left in a room. Which of them will have the slowest rate of cooling? देखो जब कोई भी वो है, किसी भी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो वो कूल होता है, रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो अपने आप रूम टेम्परेचर अटेन कर लेगा। तो इसमें क्या होता है? 3 चीज़ थी, सेम मटेरियल की बनी हुई है, वो प्लेट है, क्यूब है, स्फीयर है। तो देखो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही जल्दी वो कूल होगा, यानी जो रेट ऑफ कूलिंग है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको सेम वॉल्यूम की बात करूँ और फिर वो करूँ तो इनमें से सरफेस एरिया सबसे कम स्फीयर का होगा, यानी जो स्फीयर है वो सबसे कम जल्दी ठंडा होगा, यानी जो रेट है उसका कूलिंग का वो कम होगा, स्लो होगा। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? गोला या फिर स्फीयर। ऑप्टिकल फाइबर, देखो जो ऑप्टिकल फाइबर है, जो आपका आज 4G और 5G का वो है, तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ऑप्टिकल फाइबर का एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता बार बार कि ऑप्टिकल फाइबर किस फेनोमिना पे बेस है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी जो कोई ऑप्टिकल फाइबर की केबल है उसमें से लाइट एंटर करती है और ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट करती करती एंड तक चली जाती है, यानी पूरा टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो ये किस में यूज होती है? तो मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन याद रखना आपने।
कि इसमें कौन सा फेनोमेना यूज होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का, ठीक है। और जो अपनी एंडोस्कोपी होती है, देखो एंडोस्कोपी क्या होती है, जब हमारे शरीर के अंदर कैमरा डाल के वहाँ की इमेज ली जाती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही बाहर आके इमेज शो कर पाता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या आएगा, एंडोस्कोपी। देखो ये क्वेश्चन है, टू वेव है, each of amplitude 1.5 millimeter, frequency 10 hertz, are traveling in opposite direction with a speed of 20 millimeter per second. तो distance in millimeter between adjacent node, देखो कोई भी वेव है ये ऐसे ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो क्या होता है, एडजेस्टेंट नोड, देखो ये दो नोड है जो पास पास वाले नोड है, इनके बीच की डिस्टेंस आपको अब कुछ क्लियर हुआ होगा। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, वेवलेंथ ही तो बोलते हैं, ठीक है। यानी हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना था, इस क्वेश्चन में वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ निकालने में क्या होता है, जो स्पीड होती है, स्पीड किसके इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होती है, तो इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे रखी 10, वेवलेंथ हमें निकालनी है, और स्पीड कितनी दे रखी है 20। तो यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आई, 2 मिलीमीटर। तो राइट ऑप्शन क्या था हमारा, ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। द स्नो ऑन द माउंटेन डज नॉट मेल्ट इट वंस व्हेन इट इज हिटेड बाय द सन बिकॉज, देखो जब बर्फ़ के पहाड़ है, ठीक है, उन पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो एकदम से मेल्ट नहीं होते, तो इसका कारण क्या है। तो देखो आप कभी पहाड़ों पे घूमने गए होगे, आपने देखा होगा, तो वहाँ पे बिल्कुल सफ़ेद चादर बिछ जाती है बर्फ़ की। तो वो क्या करता है, मोस्ट ऑफ द लाइट जो बर्फ़ पे पड़ती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, यानी इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट फ्रॉम द सन, यानी सूर्य से जो हीट मिलती है उसमें से मोस्ट ऑफ द हीट रिफ्लेक्ट हो जाती है और उसका असर कम होता है बर्फ़ पे, क्योंकि उसका कलर क्या है, सफ़ेद है, इस वजह से। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन a रेलवे प्लेटफॉर्म लिसन टू द विसल ऑफ अराइविंग एंड डिपार्टिंग ट्रेन, द विसल हेड इज, यानी जो विसल की आवाज़ सुनती है उसको क्या बोलेंगे हम, कैसी होगी वो, ठीक है। देखो जब आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, रेलवे स्टेशन पे खड़े हो आप यहाँ खड़े हो, ट्रेन आपके पास आ रही है और जब ये यहाँ से गुजरेगी, तो दोनों केस में डिफरेंस बताना था। तो आपने पता होगा, मैं आपको एक बता दूं, जितनी ज़्यादा पिच होगी, यानी साउंड की पिच ज़्यादा होगी, पिच ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी लड़कियों की देखो आवाज़ की पिच ज़्यादा होती है तो वो हमें ज़्यादा पतली सुनाई देती है, लड़कों की आवाज़ मोटी होती है क्योंकि उनकी पिच छोटी होती है। तो जब रेल आपकी तरफ आती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सॉरी जो साउंड है वो ज़्यादा सुनाई देती है, और फिर जब हमारे पास से गुजर जाती है तो कम डिक्रीज होती हुई जाती है, ठीक है। यानी शुरू में इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और फिर कम हो जाती है, यानी ऑफ हायर इंटेंसिटी व्हेन ट्रेन अराइव, ठीक है। जब ट्रेन आती है तो इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और जब जाती है तो इंटेंसिटी कम हो जाती है साउंड की, सॉरी इंटेंसिटी नहीं, यहाँ हम वो बोलेंगे पिच बोलेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। होलोग्राफी इज ए टेक्निक ऑफ, होलोग्राफी किस चीज़ की टेक्निक है, कौन सी तकनीक है ये। तो देखो मैं आपको बता दूं, होलोग्राफी एक्चुअल में क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आप मान लो, ठीक है, आपकी कोई भी 3D इमेज बनानी है, या कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, आप पेन है, पेपर है, कोई भी पेंटिंग है, उसकी अगर 3D इमेज बनानी है ना, एक वर्चुअल 3D इमेज, ठीक है, तो वो होलोग्राफी टेक्निक बोलेंगे उसको। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की
कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? रिकॉर्डिंग ए परमानेंट 3 डायमेंशनल ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ। ब्लैक एंड वाइट नहीं, ये कोई भी मतलब कलर में हो सकती है। रिकॉर्डिंग ए परमानेंट 3 डायमेंशनल फोटोग्राफ ऑफ ए सिंगल कलर और मल्टी कलर। हाँ, सिंगल कलर हो या मल्टी कलर हो, उसका 3D इमेज बना देती है ये होलोग्राफी टेक्निक। बॉयल्स लॉ होल्ड गुड फॉर एनी गैस एट, यानी जो बॉयल्स लॉ होता है किसी भी गैस पे, क्या मतलब वो होता है इसका? देखो बॉयल्स क्या बोलता है, जब किसी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं किसी भी गैस का, तो क्या होता है, जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ द गैस एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस की मल्टीप्लाई कांस्टेंट हो जाती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो तब प्रेशर एंड वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कांस्टेंट होगी इन ईच एंड एवरी केस। ठीक है, तो ये कब गुड होल्ड करेगा? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। देखो 29 क्वेश्चन है, लेड एम्बेडेड इन इट फ्लोट इन वाटर इफ आइस मेल्ट द वाटर लेवल। देखो ये कंसेप्ट समझा देता हूँ आपको। ये आपने बर्तन लिया, इसमें पानी डाल दिया, ठीक है, और यहाँ तक इसका लेवल था। तो जब पानी का बर्तन आप फ्रीज में रखते हो तो आप देखना आइस है ना बिल्कुल इसके ऊपर से क्रॉस हो जाएगी। यानी जो आइस की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, यानी वो लेस डेंस होता है, उसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर। तो आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, यानी आइस ज़्यादा जगह ही रहेगा। ठीक है, और जब आइस मेल्ट हो जाती है तो वाटर का लेवल क्या होगा? फॉल, यानी पानी का लेवल कम होगा। जब पानी से बर्फ़ जमेगी तो आइस का लेवल बढ़ेगा, और जब आइस से पानी में कन्वर्ट होगी तब फॉल होगा। ठीक है, ये याद रखना। द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज, वेलोसिटी है हीट रेडिएशन, ये वैक्यूम में क्या होती है? देखो जो हीट रेडिएशन है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है, तो वो इक्वल होगी, इक्वल टू दैट ऑफ लाइट। यानी जो लाइट की स्पीड होती है 3 गुणा 10 की 8, 3 गुणा 10 की 8 मीटर पर सेकंड, इसकी इक्वल होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने क्वेश्चन हैं, ऐसी ही और वीडियो आपको जल्द मिलेगी। तो जो ग्रुप 14 की इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी की पोस्ट है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।